नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज शुरुआत दाएं तरफ से करते हैं। बाबा, आपका स्वागत है बहुत दिनों बाद। पुर्णेंदु जी, शादाब जी, मयंक सर, संजय जी और सुमित सर, आप सभी का स्वागत है। जब हम चर्चा करने वाले तो अमूमन 4:30 का टाइम होता है। उससे कुछ देर पहले आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसका नतीजा बताने के लिए मंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस जो काफ़ी समय से मांग की जा रही थी अपोजिशन के जरिए, उसको सरकार ने मंजूरी दे दी। यानी अब सरकार जो सेंसस होगा 2026 में, तब जातिगत जनगणना भी कराएगी। आज चर्चा उसी पे होगी। सबसे पहले बाबा आपसे शुरू करते हैं। बिहार में भी हुआ था एक बार जो सरकार ने मयंक सर शुरू करते हैं। तो मयंक सर, बिहार में भी हुआ। बिहार वाला तो सेंसस नहीं था, वो सर्वे था। अब सरकार ने बोला है कि हम जातिगत सर्वे सेंसस करवाएंगे। अचानक से पूरे थोड़ी देर पहले तो जो पहलगाम की चर्चा थी, अचानक से कन्वर्ट होके कास्ट पे चली गई। क्या मजबूरी आई जो सरकार संसद में खुलेआम कहती थी कि अभी नहीं होगा, बात अभी नहीं करा जाएगा, ऑपोजिशन की मांग है, अचानक से बदल गया? क्या बिहार चुनाव या लॉन्ग टर्म कुछ और फ्यूचर है? पहले देखिए कि सर्वे और सेंसस में क्या अंतर है, ये पहले समझ लें। सेंसस मतलब हर आदमी को टच होगा, सर्वे मतलब सैंपल सर्वे होगा, कुछ सैंपल होगा, हर आदमी को टच नहीं किया जाएगा। ये दोनों डिफरेंस है। इसीलिए सेंसस का जो डेटा होगा उसको आप मान सकते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होगा, क्योंकि लोगों से पूछ के, सर्वे में भी लोग से पूछ के ही बताया जाता है। तो अब ये ब्रिटिशर्स के समय में, ब्रिटिश इंडिया में कास्ट एक टॉपिक हुआ करता था जो 1941 तक चला। 41 में भी कास्ट पे डेटा कलेक्ट किया गया था, सेंसस किया गया था भारत में। लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 था, इसीलिए डेटा को कोलेट करके रिलीज कभी किया ही नहीं गया। इसीलिए हमारे पास 41 का सेंसस का कोई डेटा नहीं है। हाँ। हम लोग जो जितना भी बेसिस बनाते हैं कास्ट के डेटा का, वो 31 बनाते हैं। और 31 का ही आधार था मंडल, बीपी मंडल कमीशन जो बना था, 31 के सेंसस के आधार पे ही वो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। ये हो गया। उसके बाद अब ये देखिए, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ जो जिसका कंक्लूजन, जिसका कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी, हम लोग कैफे में ही बैठ के चर्चा किए थे कि अब बीजेपी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये अब हमारे पिछले वीडियोस में निकालेंगे, कोशिश करेंगे वो वाला वीडियो जो बता रहे हैं आप, उसको कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, हम लोगों ने कहा ही था क्या कि वो अब होना ही है। लॉजिकल कंक्लूजन है, क्योंकि बीजेपी को उसी समय लग गया था कि ये संविधान खतरे में है, से हमको नुकसान हुआ है। और उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे करेक्टिव स्टेप्स लिए, और उसी में लग रहा था। आरएसएस की तरफ से भी बयान आ रहा था क्या कि हमको अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट नियर कंसर्न, अब एक बहुत अपॉर्चुन टाइम आ गया था, जबकि देश में दूसरा ही माहौल बन रहा था, एकदम से फ्रेंजी जैसा माहौल बन रहा था। तो उसको बदलने के लिए शायद ये किया गया, और मेरे हिसाब से एकदम से लॉजिकल स्टेप है, बहुत मतलब सराहनीय कदम है। लेकिन इसके बहुत सारे परिणाम होंगे, बहुत सारे इसके बाद इसके फॉलोअप क्वेश्चन, इस एक्शन का बहुत सारा फॉलोअप होगा। ये बाबा बताएंगे। बाबा, जैसे रिपोर्टर की खबर कुछ छप जाए, उस पर कोई सरकार एक्शन ले ले तो रिपोर्टर बड़ा खुश होता है। वैसे विपक्ष की किसी मांग पे अगर सरकार मांग मान ले तो वो बहुत बड़ा खुश होता है कि भाई मेरे, कांग्रेस के लिए वही दिन है आज। 2-3 चीज़ें मयंक सर ने कही कि कुछ और फ्रेंजी वाला माहौल था, उसके लिए कास्ट लाया गया। तो हमेशा धर्म के खिलाफ कास्ट ही चलता है। ये जो फॉलोअप क्वेश्चन क्या होगा, सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार में। आप कहेंगे कि भाई साहब तो बिहार का चुनाव के लिए असर पड़ेगा नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता बिहार में असर पड़ेगा नहीं असर। बिहार बहुत स्टेप आगे है इस मामले में। बिहार ने अपना सर्वे करा लिया, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो गई थी। उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, नीतीश बाबू भी आए थे। डाटा है उनके पास, डाटा को उन्होंने रिलीज़ भी किया है। तेलंगाना के पास भी डाटा है, रिलीज़ भी किया है। उसके बाद उन्होंने बिल पास किया है बिहार में, आरक्षण की सीमा को 65% ले गए हैं, वो बिल पास किया हुआ है। केंद्र सरकार को उन्होंने आके दिया हुआ है, वो कॉन्टेस्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि हम कास्ट सेंसस हमने 9वीं शेड्यूल में डाल देंगे। हाँ, वहाँ पे केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज केंद्र सरकार ने किया। तो सबसे बड़ा फॉल आउट ये है कि क्या आपको 50% जो सीलिंग है, क्या आप उसको बढ़ाएंगे। सबसे पहली डिमांड ये होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
ये देश में लागू होना है, आज नहीं हो, आज से 10 साल बाद हो, हमारे पोता पोती देखे, लेकिन ये लागू होगा। वैसे इन प्रिंसिपल 50% का सीलिंग टूट चुका है लेकिन तो आपको 9 शेड्यूल में डालना पड़ेगा ना सर। वो किस्सा कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूँ। जयललिता ने किया था, नरसिम्हा राव की सरकार थी, पूरा कैबिनेट लेके आके दिल्ली में बैठ गई थी, सरकार जयललिता की मदद से चल रही थी, तो नरसिम्हा राव सरकार ने उसको 9 शेड्यूल में डाला। वही बात अभी भी आरजेडी और वहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश बाबू की आपके मदद से सरकार चल रही है, इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि आप सीलिंग बढ़वा लीजिए। जो 65% का जो वो है आरक्षण की सीमा, बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो आप इम्प्लीमेंट करें। एक ये हो गया, एक और डिमांड आज से ही शुरू हो गई है कि जब ये डाटा आ जाएगा तो क्या ओबीसी के लिए भी लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें आप आरक्षित करोगे? क्योंकि ये मुझे लगता है मंडल कमीशन के बाद ये सबसे बड़ा फैसला है उस दिशा में आगे जाने का। समझ गए? मंडल कमीशन एक लड़ाई थी, है उस वक्त देश में बहुत कुछ हुआ था, उसको आगे एक ले गया है, और इससे आपको आगे ले जाना है। यहाँ छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। एक तो आपको सीलिंग वो करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो प्राइवेट सेक्टर में जो स्थिति है वहाँ भी बात करनी पड़ेगी। यदि आप सच में चाहते हैं ना, बिहार में तो अब हो गया ना, कास्टलेस पॉलिटिक्स हो गई है। मयंक सर ने कहा टीवी पे, तो कहा पता नहीं यहाँ की भूल गए क्या सर, कास्टलेस पॉलिटिक्स हो गई ना, सबको ओबीसी की पॉलिटिक्स करनी है अब। ठीक है, समझ गए? अब सेकंड राउंड में आप आएंगे तो आपसे बात करेंगे। संजय जी, मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री से, तब उस समय पहलगाम से जोड़ के देखा जा रहा था, क्या इसी के लिए मुलाकात हुई थी कि कास्ट सेंसस पे मंजूरी ली जा रही थी? ऐसा कुछ लगता तो ऐसा ही कुछ है क्योंकि ये फैसला सीसीपीए के बाद किया गया, ये करेक्ट कर देना चाहिए। ऑफिशियली जो है सीसीपीए जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है कैबिनेट की, उसमें लिया गया। उसमें 2 एलाइज के लोग थे, नायडू थे जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है, और जीतनराम मांझी थे। लेकिन उससे पहले जो एक मीटिंग हुई थी पर्दे के पीछे, इसके देखिए 2-3 मायने हैं। थोड़ा सा चूंकि आपने मोहन भागवत जी की चर्चा करी तो थोड़ा पीछे जाते हैं। सितंबर-अक्टूबर 2024, जिस समय उन्होंने कहा था कि कास्ट सेंसस हमारे वेलफेयर मेजर्स के लिए अगर हम करें तो वो अच्छा होगा, उस समय ये समझा जा रहा था कि मोहन भागवत ने ये बयान औचित्य नहीं दिया है। वो सरकार के लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं जिसमें कि रैंक एंड फाइल जो है, लार्जर मासेस, बीजेपी का और इसका, जो कास्ट सेंसस वाले इशू पे कॉन्सिलिएटरी नहीं था, बल्कि वो अपोज कर रहा था। सरकार में भी लोग अपोज कर रहे थे। तो क्या मोहन भागवत का वो जो कदम था वो सरकार को एक बेल आउट करने के तरह था, या सरकार को एक राह दिखाने की तरफ था कि कांग्रेस इसकी क्रेडिट न लेकर के जाए, या बाकी जो विपक्ष के दल हैं? जिस समय बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था उस समय पहले ये नीतीश कुमार की डिमांड थी, साथ में तेजस्वी यादव और कांग्रेस की सरकार थी, तो जिसे जो मतलब क्रेडिट क्लेम करना, और पहले वहाँ सभी दलों ने रिजोल्यूशन पास किया, वो सब कहानियाँ पुरानी हो गई। अब आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो ये सीसीपीए की बैठक में हुआ, जैसा अभी मनोरंजन बताए। पहले सीसीएस की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसकी चर्चा कल से शुरू थी, है ना। उसके बाद सीसीपीए हुई, और उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक हुई। अब ये 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे पे लाया गया, और 4 बजे जब अश्विनी वैष्णव जी इन कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, रेल मंत्री भी हैं, उन्होंने जब पीसी करी तो सवाल जो आए वो ज़्यादातर ये आए कि उस पर क्या है, उस पर क्या है। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि मुझे एक बात और कहनी है, और पॉकेट से उन्होंने 2 पन्ने निकाले। अब ये एक पहलू जो मुझे थोड़ा स्ट्राइकिंग लगा वो ये कि वो फोल्डर लेकर के नहीं आए थे। हाँ, इस बार नॉर्मली लेके आते हैं नहीं, वो कहीं उस पे मतलब उसका किसी भी तरह का शॉट चल रहा था। वो इसलिए क्योंकि फोल्डर जनरली आपके स्टाफ कैरी करते हैं, और वो कभी भी कोई भी खोल करके कहीं देख ले सकता है। तो अनाउंसमेंट तक उसकी गोपनीयता मेंटेन रखनी थी, ताकि आपको जो सरप्राइज वैल्यू मिला है वो पर्चा उन्होंने पॉकेट से निकाला, पढ़े, और फिर वो रख करके चले गए। अब इसके आयाम देखिए क्या हो सकते हैं। एक रिजर्वेशन बढ़ने की बात उन्होंने कही, डिमांड बहुत तरह के उठेंगे आने वाले समय में। एक पक्ष ये है कि जिस समय आपको याद होगा कि मेरे ख्याल में 2018 में जब चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था SC/ST का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था उसको ख़त्म करने का, और सरकार ने उस फैसले को पलटा था।
उसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ा था राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। हाँ, दो लेकिन जगह हालांकि सरकार बन गई, लेकिन ये बड़ा मुद्दा था। हाँ, मध्य प्रदेश में बाद में बनी, राजस्थान में चुनाव हार गए क्योंकि जो अपर कास्ट था उसका बैकलैश आया। दूसरा एक इसका पहलू देखेंगे कि क्या ये कास्ट सेंसस सिर्फ हिंदुओं में होगा या मुस्लिम कम्युनिटी में भी होगा। ये एक इंटरेस्टिंग मुसलमानों में नहीं होता, मुस्लिमों में तो भाई नहीं, नहीं, वहाँ उस तरह से नहीं है सर, जैसा कि बाकी अभी धर्मों शादाब में जी है। अभी उसके वैसे नहीं है। अभी उसके पहलू आने बाकी हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन क्या वहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ अगर आप कास्ट रिजर्वेशन की सर्विसेज या यहाँ वहाँ भाई कर्नाटका में तो लागू हुआ है ना अभी, क्या वहाँ भी कास्ट का सर्वे होगा कि सिर्फ रिलीजन की बात नहीं होगी, वहाँ भी कास्ट की बात होगी, या बाकी जो कन्वर्ट्स हैं क्रिश्चियन में भी होगी, बाकी जगह पे होगी। अगर वो होता है तो फिर इसके आयाम कहीं और चले जाएंगे। वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पहलू होगा देखने लायक। तीसरी चीज़ ये है कि जो रिजर्वेशन का वो मसला है, वो मसला देखिए वो कैसे अनफोल्ड करेगा, कैसे अनलीश करेगा, क्या होगा उसके बारे में इस समय में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बच गई वो जो एक बात है कि नेशनल मूड क्या है। अगर आप सर्जिकल और उरी भी देखेंगे तो टाइम लिया गया था थोड़ा, ठीक है। या तो ये होगा कि इसका एक डिबेट वो चल करके शांत होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा। टाइमिंग अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो डिबेट का एक विषय है कि ये अचानक से जिस तरह से आया और जितना कूलली वो अनाउंसमेंट करके चले गए। सुमित सर, जैसे कहते हैं ना, राजनीति में सामने जो दिखता है उसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ चलता है, तो क्या कहीं वो मोहन भागवत की मीटिंग पढ़ने में चूक हुई कि उस मीटिंग का लोग किससे मतलब जोड़ रहे थे और क्या कुछ और मतलब था जो आज मीटिंग के बाद पता चला। और दूसरा, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये बीजेपी ये मानेगी कि कांग्रेस के दबाव में लिया गया फैसला है या सरकार कहेगी कि हमारा इंडिविजुअल फैसला है ये। आप इसको कुछ भी कहिए, पर जब इतिहास लिखा जाएगा कई सालों के बाद तो यही लिखा जाएगा 2025 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश में जाति जनगणना कराई थी। आज की तारीख में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे कि हमारे दबाव में लिया गया, कहना भी चाहिए, और दबाव उन्होंने क्रिएट भी किया, हमको नहीं भूलना चाहिए। पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसे याद किया जाएगा कि वो बीजेपी जो अगड़ों की पार्टी मानी गई, जो बनियों की पार्टी मानी गई, उसने पिछड़ों को समाज में बराबरी पे लाने के लिए, दलितों को लाने के लिए इसके अनाउंसमेंट किया, जैसे वीपी सिंह को जाता है। वीपी सिंह खुद अगड़े के नेता रहे, लेकिन ये मंडल कमीशन उनका है, वो सबसे बड़े चैंपियन बन गए थे। तो ये श्रेय तो बीजेपी के खाते में जाएगा। अब जनता किसको पसंद करती है, राहुल गांधी की वजह से बीजेपी ने किया या बीजेपी ने अपने लिए किया, अपने फायदे के लिए किया, क्योंकि आज की तारीख में सबसे अधिक पिछड़े वर्ग के जो सांसद हैं, नेता हैं, वो बीजेपी के पास है, क्योंकि नंबर उनके साथ है। इट्स अ फैक्ट अक्रॉस इंडिया, स्टेट में गवर्नमेंट्स भी हैं, बहुमत भी है, तो वो तो नंबर उनके साथ है। लेकिन आप जो मोहन भागवत वाली सवाल बार बार पूछ रहे हैं, आपको लगता है कुछ पता है, मतलब आप फील्ड में रहते हैं, लगता है आप कहीं से गोली लेके आए, पुड़िया लेके आए हैं और आपके पास कोई जानकारी, अगर आपके पास है तो हमको बताइए, हम तो फील्ड में गए नहीं 2 दिन से। आप बताइए कि आपके पास क्या कहीं आपको जानकारी मिली है कि कल की शाम की बैठक में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी के बीच में इस पर कोई चर्चा हुई है? ये सवाल मेरा आपसे है। नहीं, मुझे कोई चिट्ठी उट्ठी नहीं मिली है। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहलगाम का विषय चल रहा था, उस बीच में मोहन भागवत की मुलाकात होना, तो कई लोगों ने यू आंसर्ड मी, यही मैं आपकी मुझे सुनना चाह रहा था। दरअसल इतना ज़्यादा पिछले 8 दिनों से पहलगाम को लेके मीडिया हाइप हो गया है, हर चैनल हर रोज युद्ध करा रहा है, हर चीज को जोड़ के, हर युद्ध करा रहा है। हाँ। कोई युद्ध है, कोई महायुद्ध है, कोई विश्व युद्ध है, कोई युद्ध को किस लेवल पे ले गया नहीं पता है, एक्सेप्ट एनडीटीवी। ये मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा बाकायदा ढंग की चोट पर, इसलिए कि नहीं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर हम लोग वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे हैं, बड़े सेंसिबली काम चल रहा है यहाँ पर, जो हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से जब इतना सोशल मीडिया पे प्रेशर हो कि कुछ करो, हम कब करेंगे, हम कब मारेंगे, हम कब घुस जाएंगे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, इससे अच्छा क्या हो सकता था कि हेडलाइंस डाइवर्ट हो गई। हम भी इंतजार कर रहे थे कि 4:30 बजे इस शो को रिकॉर्ड करेंगे कि सीसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या पता नए मेजर्स अनाउंस करें पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो हम वो बोलेंगे। इसीलिए हमने 4:30 को उसको डिले किया कि आज पीसी हो जाए फिर हम करेंगे। हमने भी टॉपिक चेंज कर दिया, तो हमने भी अब जातीय जनगणना कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो सरकार चाह रही थी, अगर ये रणनीतिक तौर पर है कि ध्यान हट जाए, सीमाओं पे जो चल रहा है वो सेनाओं पे छोड़ दिया जाए,
क्योंकि सेना का हर आदमी चैनल पे बैठा हुआ रिटायर्ड आदमी, रिटायर्ड फौजी, और कुछ ज्ञान दिया जा रहा है। सही बात। भाई जो आदमी ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो इंटेलिजेंस लेके आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए ना उसके ऊपर। उसको पता है कि कितने कहाँ डिप्लॉयमेंट है, कहाँ मारना है, कब मारना है कि नहीं मारना है, कैसे मारना है, बलूचिस्तान की तरफ से मारना है, ईरान की तरफ से मारना है, तालिबान की तरफ से मारना है, मतलब वो भी तो एक बॉर्डर है पाकिस्तान का, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही स्मार्टली ध्यान डाइवर्ट किया गया है इसके ज़रिए, जो और ऐसा डाइवर्ट किया गया जो बीजेपी के फायदे की चीज़ है। अब शादाब जी देखिए, मुझे ये कहना है कि देखिए जो सेंसस है ये 2021 में ही होना था, लेकिन उस वक्त कोविड की वजह से टाला गया। अब कोविड को बीते हुए तो हो गए 2 साल हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक कराया नहीं। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि सरकार जल्दी से जल्दी कराए। आखिरकार सरकार क्यों नहीं करा रही है? मैं तो ये मेरा ये पक्ष है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये जो जातिगत जनगणना का जो बात कही गई है, तो इसका डेटा 2027 से पहले नहीं आएगा। अगर सरकार इस साल कराए भी ले, इस साल के लास्ट में, तो भी उससे पहले नहीं आएगा। तो कम से कम 2 साल इसको लगेंगे, 1.5 से 2 साल। तो सवाल ये है कि भाई बिहार चुनाव में तो इसका ये एक शगुफा ही है। अभी बिहार चुनाव में तो इसका क्या असर होगा, क्योंकि उस टाइम तक तो क्लियर डेटा आया नहीं रहेगा। हाँ, इस मुद्दे पे चुनाव ज़रूर होगा, क्योंकि जो अपोजिशन की सबसे बड़ी डिमांड थी, जिस तरीके से वो जातिगत जनगणना पे सरकार को घेर रहे थे, तो सरकार ने उसकी एक हवा निकालने की कोशिश की है। देखिए, इस बात को भी समझना होगा कि आज़ादी के बाद से जातिगत जनगणना देश में हुई नहीं। इसके पीछे एक सोच ये भी थी कि जो लोग उस वक्त जिम्मेदार थे, जिन्होंने संविधान बनाया, या उस वक्त जिन लोगों ने जिम्मेदारी से काम किया, उनका ये मानना था कि इससे समाज में एक तनाव पैदा हो सकता है। ऐसी मैं अभी देख रहा था कि उसमें मैंने देखा कि चाहे महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, अबुल कलाम आज़ाद हों, BR अम्बेडकर हैं, सबकी ये राय थी कि अंग्रेज़ों ने जब जनगणना कराते थे तो उनका तो कॉलम था, लेकिन उसके बाद भारत की सरकार ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नई सरकार आएगी तो हम जाति वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई जाति एग्रेसिव हो सकती है उसको लेकर, और वही आधार अभी तक रहा। तो सवाल एक ये भी है कि क्या ये जो जातिगत जनगणना होगी, क्या इससे समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है? क्या जो ऐसी जातियां जिनको उतना राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, क्या इस जातिगत जनगणना के बाद वो एग्रेसिव होकर राजनीति करेंगी? क्या वो सरकार से हक मांगने के लिए किस हद तक चली जाएंगी? तो ये सब भी मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको एक समाज के तौर पे या सरकार को सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, ये ज़मीन पर है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आज आप इतने सालों बाद जो अंग्रेज़ों ने किया, उन्होंने फिर ड्रॉप कर दिया, सरकार ने, भारत की सरकार ने अडॉप्ट नहीं किया। उस वक्त जो हम कह सकते हैं कि जो विद्वान लोग थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज ये सरकार कह रही है कि हम उसको कराएंगे, तो इसके रिपरकशन क्या होंगे? मुझे लगता है कि इसको भी ज़रूर एक सोचना चाहिए सबको कि क्या रिपरकशन होंगे। क्या इस देश के लोग इतने समझदार हैं? क्या जो जातियां जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, या जो भी पार्टीज़ हैं, जो आज आप हर नेता के मुंह से सुनिए, वो कहेगा दलित, पिछड़े और कमज़ोर वर्ग और ये वर्ग, PDA ही सब लोग यूज़ कर रहे हैं, वर्ग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब जातिगत जनगणना के बाद जब डेटा एक आएगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा? फिर वो जो अभी बात भारती जी कह रहे थे कि फिर वो कहेंगे कि हमको इसमें भी रिजर्वेशन चाहिए, हमको इसमें भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा लार्जर ये विषय है। इसको आप सिर्फ बहुत इस पर कह के नहीं छोड़ सकते हैं कि एक सिर्फ आप बिहार के चुनाव से आप इसको जोड़ के नहीं छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको बड़ा व्यापक इस पर जो मुझे लगता है कि इस पर चिंतन मनन करने की भी ज़रूरत है। सॉरी पुण्येंदु, सिर्फ एक लाइन जो शादाब ने बोली उससे याद आई। 2011 में जब UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, SECC। डेटा इकट्ठा कलेक्ट करते करते 2013 आ गया। 2014 में चुनाव था, तो सरकार ने कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज़ नहीं किया, लेकिन बाकी डेटा रिलीज़ कर दिया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, जो बात शादाब बोल रहे थे कि भाई क्या सोशल हार्मनी डिस्टर्ब भी हो सकती है? डेटा ऐसा कलेक्ट हो गया है, क्यों रिलीज़ नहीं किया गया? उस पर बहुत बहस हो रही है। तो मैं ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बीजेपी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का एजेंडा फूस करने के लिए अनाउंस तो कर दिया कि अगली सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी होगी, पर अब सबसे बड़ा सवाल, अब प्रेशर बीजेपी पे होगा कि आप डेटा रिलीज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर जो अगला स्टेप है कि सोशली हार्मनी डिस्टर्ब ना हो, सबको उनके अधिकार की चीज़ें मिलती रहें, वो कैसे मैनेज करेंगे? एक सवाल जो पुण्येंदु जी काफ़ी समय से, देखिए फ़ायदे तो कई लोगों ने बताया कि भाई इससे ये फ़ायदा होगा, इतना रिजर्वेशन मिलेगा, इसकी पहचान होगी, स्कीम बनेगा, लेकिन रिपरकशन भी है, जैसा सर कहने का।
कहीं ना कहीं हार्मनी लोगों की बिगड़ी, सोसाइटी में एक भेदभाव का नज़रिया भी बदलेगा। दूसरा, सरकार के लिए भी चुनौती है कि जो 46 लाख जो पिछली बार ही आइडेंटिफाई होती है कास्ट, अब वो तो कास्ट बढ़ना ही है, अब तो 50-60 लाख हो जाएगी। वो 60 लाख लोगों को अलग अलग जो कैटेगरीज बनी उसको 3-4 कैटेगरीज में बांटना कि भैया ये ओबीसी है, SC ST, वो भी तो एक चैलेंज है। वो पूरा हो पाएगा? यशवंत, वो ठीक कहा आपने, क्योंकि जो SECC 2011 हुआ, फिर सर ने कहा कि 2 साल लगा उसको, फिर वो उसके अदर डेटा जो इकोनॉमिक सेंसस वाले थे वो तो रिलीज़ हुए, लेकिन कास्ट वाला डेटा नहीं रिलीज़ हुआ। उसकी वजह बताई गई, जो अधिकारियों ने बताया कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी। जो एंट्री वाला सवाल आपने बताया कि जो कास्ट सब कास्ट वाले जो कॉलम में 46 लाख एंट्रीज थी तरह तरह की। तो फिर पंगरिया साहब उस समय जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, उनके अंडर में कमेटी बनी कि भाई आप इसको कैटेगराइज करिए, जो 46 लाख एंट्रीज हो गई हैं इसको कैटेगराइज करिए। अंत में हुआ कि वो चीज़ें करना पॉसिबल नहीं था, और 2020 में सरकार ने संसद में कहा कि भाई अब तो 2021 आने वाला है, नया सेंसस आने वाला है, तो चूंकि इसमें इतनी गड़बड़ियाँ हैं कि अब इसको सही करना भी संभव नहीं है। मुझे लगता है सरकार इस पर तैयारी करेगी। और एक जो चिंता और भी है, क्योंकि सेंसस 2021 सेंसस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है देश की नीतियाँ तय करने के लिए, खासकर आर्थिक नीतियों की बात अगर हम करें तो वो डिले हो रहा है। कोविड के लिए हुआ, फिर लोकसभा चुनाव की वजह से उसका डिले हुआ। लोकसभा चुनाव को बीते भी 1 साल हो गए। अब हम कास्ट सेंसस इंक्लूड करेंगे तो हमें वो जो आप जिस चीज़ की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, मे बी वो कमेटी, अगर उस समय ये पंगरिया साहब की कमेटी बनी थी तो उसमें कुछ ना कुछ ये डिस्कशन इस सब चीज़ों पे हुआ होगा कि क्या खामियां रहीं, तो वो जो गलतियां हुई उस जो 2011 के SECC में, उससे सबक लेते हुए अब जो एक क्वेश्चनर जो उसका बनेगा, कास्ट का जो कॉलम बनेगा, वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बनेगा कि भाई OBC SC ST जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से रिलीजन सारा कुछ मिला के, ताकि उसकी एंट्री सही ढंग से हो सके। जो एंट्रीज की गड़बड़ियाँ मुझे लगता है वो दूर की जाएंगी। अगर वो अभी उस पर उस ढंग से काम नहीं हुआ होगा तो सरकार को कुछ कमेटी बना के कुछ करके, क्योंकि वो गलती अगर दोबारा होगी, और इतने जो पिछली बार का था, वो अभी मैं वेबसाइट पे भी पढ़ रहा था, SECC की वेबसाइट है बाकायदा, उस पर उनकी रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये लिखा हुआ साहब डोर टू डोर उन्होंने वो स्टडी किया था। आपने जुटाया आंकड़ा, आप यूज़ नहीं कर पाए, तो उसी चीज़ का आप रिवीजन आप दोबारा करोगे, क्योंकि एंट्री में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, तो उसकी सुधार की ज़रूरत है। दूसरी बात जो पॉलिटिकल पे आते हैं, जो बाबा ने भी उसको बोला कि ये मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है, 31 के बाद कभी हुआ नहीं। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये आंकड़ा आएगा तो कुछ वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिहार में सर्वे हुआ या तेलंगाना में हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, वो सर्वे है, ये सेंसस होगा, लेकिन सर्वे भी अगर आप साइंटिफिकली करते हैं तो वो कोई बहुत गलत नहीं होता। ठीक है, सेंसस तो खैर एक अलग ही, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, सारे हाउस होल्ड आप कवर करते हैं। पॉलिटिक्स बदलेगी, नो डाउट, रिजर्वेशन का भी मामला बदलेगा, क्योंकि वो भी एक दबाव है। और जो बिहार का जो सेंसस का सर्वे जो हुआ था, वो तो उस समय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही थे, तो सरकार भी ये नहीं कहेगी ना कि हमने वो गलत कराया था, अब सेंसस हो जाएगा तो बिल्कुल सही होगा। वो अपने डेटा पे तो जाहिर सी बात है, CM थे, उनके अंडर में हुआ, उनकी लीडरशिप में हुआ, तो उस पर तो कायम होंगे। बिहार की इस पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ये बदलेगा। जैसे बाबा ने भी कहा कि रिजर्वेशन का जो सीलिंग 50%, EWS को अलग है, लेकिन वो सीलिंग तोड़ने की बात है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको रियल एक डेटा पिक्चर मिलेगा कि अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं है किस स्टेट में कितना OBC, जैसे हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट में पढ़ा है कि 52% ओवरऑल वो है। इसके अलावा जो हमारे पास जो OBC का डेटा है, अश्विन, जो NSSO या दूसरे जो सैंपल सर्वेज होते हैं वो सर्वे बेस्ड डेटा है, और NSSO के सर्वे उतनी लार्ज स्केल सैम्पलिंग नहीं होती है, तो उसके बेस पे आपको कुछ डेटा है, स्टेट में इतना, स्टेट में उतना, लेकिन पॉलिसी लेवल पे उस डेटा से आप वो करना वो नहीं है। तीसरी चीज़ मुझे लगता है जो एक टाइमलाइन की भी बात है, क्योंकि सरकार को भी ना एक टाइमलाइन आप डेफिनेट कर लेना चाहिए। हम इससे पहले तो ये सेंसस करा लेंगे, बहुत डिले हो रहा है, 2021 का 2025 आपका आ गया, अभी तक हो नहीं रहा। 26 की बात है तो या 26 में 26 में होना, 26 में डिलिमिटेशन की बात है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे आएंगे। नहीं, हाँ, सो एक सवाल जिस पे थोड़ा थोड़ा आप लोग बोल, मैं सेकंड राउंड में बोलूँगा क्योंकि लंबा हो रहा है। एक जैसे अभी तक हम लोग बात करते थे ना, कास्ट इज ए रियलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये उस पर बिल्कुल मुहर लगा दे रहा है। अब दो चीज़ें हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि समाज प्रगतिशील है, आप समाज कास्ट के बैरियर से शादियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, टूट रहे हैं कास्ट बैरियर टूट रहा है, अर्बन एरियाज़ में हम ये बात करते हैं, ठीक है। तभी अब जो बच्चा है उसकी बेनिफिट के लिए हम कौन से कास्ट में ऐसे दंपति जो हैं इनरोल करेंगे बच्चे को। कहीं मतलब कोई एक पति अगर उसमें आ रहा है, पत्नी दूसरे में आ रही है, तो कौन सी किस में हम इनरोल करेंगे,
इस तरह की जो है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ओबीसी को इतना देर जो चर्चा कर रहे थे, ओबीसी को ब्लॉक मान करके चल रहे थे। इसके बाद ये भी हो सकता है कि मतलब उसमें कौन किस ओबीसी में किस जाति का कितना है। बिहार के बाद ऑलरेडी ये चर्चा चली थी कि इसका ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, या कर्नाटका में अभी तक वो नहीं पब्लिक कर पाया ना, नहीं हो पाया कि वो का लिंगायत और इनका उनका मसला उसी में फंसा झगड़ा हुआ चल रहा है मेन। झगड़ा चल रहा है। तो ये एक अलग तरह का टेंशन की जो बात है, वहाँ पे ये पोटेंशियली इस चीज़ को अनलीश कर सकता है। दूसरे ये वाले पहलू आ सकते हैं। तीसरा एक है कि जितनी आबादी उतना हक। ये मेरे ख्याल से अगर ये आगे इसमें बढ़ता है तो वो हमारे सेहत के लिए, देश के सेहत के लिए, हमारे सेहत के लिए, मैं इंडिविजुअल देश के सेहत के लिए या सामाजिक ताने बाने या बाकी कोई भी व्यवस्था जो चलती है उसके लिए सेहतकारी नहीं है। पहली चीज़ जो सबसे बड़ा ये नारा दे रहे हैं, उनके परिवार के ही 3 सदस्य जो हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे ख्याल में इतिहास में कि 3 सदस्य संसद में एक साथ हों, पूरा का पूरा परिवार ही हो, बल्कि हाँ obvious। पूरा का पूरा परिवार ही संसद में सदस्य हो, जो गांधी परिवार का। दूसरी चीज़ है कि आप जब भी कहेंगे, जैसे वो बहुत अथॉरिटी से कह के प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होगा, तो मेरिट नाम की चीज़ फिर ख़त्म ही कर दीजिए। काहे को कोई एग्ज़ाम देना है, बाकी की चीज़ कहना है लाइए, कोई बाकी ख़त्म ही हो गया ना, केवल पर्चे पे ही होगा ना। इसके जो आने वाले जो इसका इम्प्लीमेंटेशन, एक तो जब जैसे पैन आउट करेगा और उसके बाद का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो एक थोड़ा सा दोनों के बीच में एक डायकोटमी है कि हम प्रगतिशील हो रहे हैं या हम फिर वापस उस ढर्रे पे जा रहे हैं जिसको कि हमने आज़ादी के साथ ख़त्म कर दिया था। एक सवाल जो आपसे पूछना है, इनका बहुत सारा हाँ, चीज़ का जवाब उसी देना है, उसी में जरूरी है। एक सवाल इसमें ये भी पूछना है, क्या एक ओबीसी का अम्ब्रेला बनने से जो अंदर जो छोटे छोटे पॉकेट्स रहेंगे उनके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी? जैसे एक प्रॉब्लम है एससी में कि कहा जाता है कि जाटव जो एससी कम्युनिटी के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन अदर नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि यादव जो पावरफुल का माना जाता है ओबीसी में ही पावरफुल, बाकी जो रहेंगे वो अंदर उनके एक भावना चली जाएगी? और जैसा कि हुआ है कि दलित वोटों का बखरा मतलब बिखर गया है, जाटव अभी भी है लेकिन बाकी सब बिखर गए। पहले वो अम्ब्रेला था तो पता नहीं था, वो भी एक दिक्कत होगी आगे चल के। इसी में हम बोले थे क्या कि कास्ट का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, और ये सबसे पहले बिहार में हुआ था और बाकी जगह कैचअप किया। इम्पावरमेंट हुआ सर, इम्पावरमेंट हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन उसको कैसे कहें? इम्पावरमेंट आप बोल, ये डेमोक्रेटाइजेशन जो है न्यूट्रल है, वैल्यू न्यूट्रल है। आप इम्पावरमेंट से पॉजिटिव या नेगेटिव बोल रहे हैं, हम उस टाइम नेगेटिव भी उसके पहलू हैं, नेगेटिव पहलू हैं ही, हैं ही। इम्पावरमेंट हुआ, आप बोल लिया, आपको इंटरप्ट नहीं किए, आपको आपके बात को ये देना। आपने कहा, आपने इनकी बहुत सारी बात को, कास्ट के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। कास्ट का एक रूप होता है कि वो इंडोगेमस ग्रुप है। इंडोगेमस ग्रुप का मतलब है कि उसी ग्रुप में शादी होगी। अब यहाँ तक वो इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया ना, अगड़ा, हम लोग बोलते हैं अगड़ा पिछड़ा। तो कास्ट का दूसरा पहलू है ये कि वो हायरार्की में प्लेस होता है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। ये ऊपर और नीचे बहुत बड़ा विषाक्त है। इंडोगेमस ग्रुप हर सोसाइटी में होता है कि इसी खास ग्रुप में मेरी शादी होगी, इसी खास ग्रुप में हम सोशलाइज ज़्यादा करेंगे। ये सब, ये पूरी दुनिया की हकीकत है। कास्ट में यूनिक है कि आप इस छोटे छोटे ग्रुप को सुपीरियर इंफीरियर के टर्म में रैंक कर देते हैं। ये प्रगतिशील समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप रहा है। कास्ट तो वो पहले एक हो गया कास्ट, दूसरा हो गया कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में मतलब हायरार्की, सुपीरियर इंफीरियर। आप मानते हैं अब सिस्टम पे चोट का बहुत दिन से बात हो रही थी। लोग उस समय बोलते थे कि मंडल कमीशन के आने के बाद कास्ट की पकड़ ढीली होगी। उस समय लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि बहुत सारा उपद्रव हुआ था पूरे देश में, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, बहुत सारे दंगे हुए थे, बहुत विशेष वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था। और एक फेज उसके बाद से हुआ कि कास्ट कॉन्शसनेस बढ़ा, लेकिन कास्ट सिस्टम कमज़ोर होता गया। कास्ट सिस्टम कमज़ोर होने से मतलब मेरा ये है कि पहले लोग छुपाते थे कि हम पिछड़ी जाति के हैं तो हम अपना कास्ट छुपाते थे। ये सिस्टम को परपिचुएट कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था। अब किसी को शर्म नहीं है कि हम किस कास्ट के हैं। और ये जो है
ये प्रगतिशील ग्रुप की सबसे बड़ी निशानी है। ये सिस्टम पे बहुत बड़ा चोट है। तो और हमको लगता है कि मंडल कमीशन के बाद नेक्स्ट लॉजिकल चीज़ जो हुआ है वो ये हुआ है कि मंडल कमीशन के बाद ये लॉजिकल चीज़ जो हुआ है कि इससे सिस्टम और कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अब एक मसला पे पूरे पॉलिटिकल क्लास में और बाय एक्सटेंशन आप कह सकते हैं कि समाज में कंसेंसस है कि ये होना चाहिए। तो ये प्रगतिशील की तरफ एक और स्टेप है मेरा। अब मंडल मुकाबला में जाना है इसलिए। मंडल कमीशन से कैसे कास्ट जो प्रगतिशील डायरेक्शन में हम गए, इसीलिए मैं कह रहा था एम्पावरमेंट हुआ, जिसके पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों हैं। वो सिस्टम खत्म नहीं हुआ। कास्ट सिस्टम का डिफरेंस दोनों है, उस पर हम किसी और दिन लंबा डिबेट कर लेंगे। वो जो एम्पावरमेंट का चीज़ है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जो अभी वाला जो सिचुएशन है ये डिमिनिश नहीं करता है कास्ट आइडेंटिटी को, बल्कि और उभारता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद जो अंदर जो वो है ना टेंशन, मतलब अभी जैसे आपने एक तरह से जो जिसको सोकल्ड अग्रा वर्ग था वो ऑलरेडी इससे मार्जिनलाइज अपने को एक तरह का ब्लॉक जो है वो उसको चेंज कर लिया ना, सो कॉल्ड लगा दिया गया। नहीं, अगरा इसलिए कि बहुत सारे जो गांव में जिसको आप अगरा कहते हैं उसकी हालत पिछड़े से भी, जिसको ये अलग वहाँ के बात है, जो हाँ। पिछड़े हैं उनसे भी बदतर है। वो अलग ठीक है, तो इसलिए मैंने सो कॉल्ड वो कहा था। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें अब टूट गई। ये वाला जो चीज़ है, मेरा केवल कंटेंशन इतना था कि मंडल कमीशन आने से कास्ट आइडेंटिटी बढ़ी, कम नहीं हुई। आप किसी चीज़ को बोलने में अशेम नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो फिलॉसफी है ना कि पहले जो वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड गोइंग बैक टू तो अब वो वाला जो है ये कैसे पैन आउट करेगा इस समय किसी के लिए कहना मुश्किल है। एज ऑन नाउ अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी विल बी अ बिग गेनर। जो सुमित कह रहे थे कि नाम तो ये लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने जो पिछड़ी जाति से आते थे उन्होंने सबसे बड़ा कल्याणकारी कदम उठाया पिछड़ी जाति। लेकिन सर इसका दूसरा सच ये भी है कि वीपी सिंह जो लेके आया उसके बाद से वीपी सिंह भी वीपी सिंह इसलिए कि वीपी सिंह के बारे में ये था कि वीपी सिंह ने हमारे पीठ पे छुरा घोंपा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल के बाहर एक लाइन लिखा हुआ था, उस समय मैं गया था। उसमें एक जो सेंटेंस था वो मेरे दिमाग पे अभी तक अंकित है। उस पर लिखा था, मुझे खेद है मैं वीपी सिंह का समर्थक था। ये लाइन लिखी थी। ठीक है, तो ये इलाहाबाद की बात है तो बताइए। इलाहाबाद की बात है तो वीपी सिंह साहब की बात हो रही थी, तो एक ओबीसी नेता थे, वो वहाँ पे अध्यक्ष भी थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो एक बार ऐसे बैठ के अनौपचारिक चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वीपी सिंह का जो योगदान है हम लोगों को आगे बढ़ाने में, लेकिन उनका कहना था कि ओबीसी कम्युनिटी वो ड्यू उनको दिया नहीं, क्योंकि एक तो सवर्ड कम्युनिटी से एक तो इतना रिएक्शन था, वैसे ही वो हो गया। दूसरा, जिस कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ उसने उस तरह का सपोर्ट नहीं दिया। वो खुद ये बात कर रहे थे। अब संजय सर बहुत सारे सवाल उठा के चले गए और उसके बाद वो खुद है नहीं। शादी वाला एक उन्होंने सवाल उठाया कि शादियाँ वो देख करके होंगी, तो क्या ऐसा होता है क्या शादियाँ लोग की रिजर्वेशन का फ़ायदा किस कम्युनिटी मिलेगा? अपनी लड़कियों की शादी क्या उस तरह से कर देंगे क्या? देखा हमने भाई सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन शेड्यूल कम्युनिटी को उसके लिए भी अगर इंटरकास्ट मैरिज होने लगे हाँ, तो कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन यही उद्देश्य था। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज जो है कास्ट का बेसिस होता है रोटी और बेटी। बेटी किसको देना है और किसके साथ रोटी खाना है, ये दोनों अगर बदल गया तो कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने अपने आसपास के समाज में जो इंटरकास्ट मैरिजेज हुई हैं वो प्रेम की वजह से हुई हैं। रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए तो कोई शादी मैंने ऐसे होती हुई देखी नहीं अभी तक। गवर्नमेंट तमाम रिवॉर्ड भी देती है, लेकिन कौन मानता है? रिवॉर्ड भी देती है, मानता कौन है? और दूसरी बात, पैसा देती है सरकार कि आप करिए तो, लेकिन मानता नहीं। सॉरी करेक्ट कर रहा हूँ। एक अभी IAS लड़की का मामला आया था, खेड़कर, क्या नाम है भूल रहा हूँ। उन्होंने 3 या 4 बार एग्ज़ाम दिया सिविल सर्विसेज का और तीनों बार अलग अलग कैटेगरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो जो कास्ट की एक बार विकलांग बन गई, एक बार कुछ और बन गई। तो ऐसा नहीं है कि समाज में ऐसा नहीं होता है। तो कास्ट की वजह से अगर शादियाँ हो रही मुझे नहीं पता, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, पर लोग बाग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ।
वो अपवाद होंगे सर, क्योंकि हमने आसपास में जो इंटरकास्ट मैरिजेस देखी हैं ज़्यादातर वो प्रेम की वजह से हुई हैं। अब किसी का हिडन एजेंडा वो एक्सेप्शन होगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा भाई कोई ब्राह्मण जो है वो दलित कम्युनिटी में अपनी बेटी की शादी सिर्फ रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के लिए करेगा। वो ऐसा मुझे उदाहरण कम दिखा है, मतलब दिखा ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा। दूसरी बात ये हो रही है कि भाई कास्ट सेंसस होगा, एग्रेशन कम्युनिटीज़ में आएगा, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि आपको रियल उनका नंबर पता लगेगा। और सिर्फ बात सिर्फ नंबर से नहीं है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस वो जो चीज़ें जुड़ेंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट भी तो बार बार यही बात होती है ना कि रिजर्वेशन का बेस क्या होगा। वो जो सोशियो इकोनॉमिक स्टडी, जो प्रॉपर स्टडीज़ इस लेवल पे हुई नहीं है। आप रिकमेंड जो करते हैं, जो कमीशन, ओबीसी कमीशन या दूसरे कमीशन की, इस कास्ट को वो मिलना चाहिए, क्या उस लेवल का माइक्रो लेवल डेटा हमारे पास है? अभी तक तो नहीं है। 1931 का जो कास्ट सेंसस बहुत पुराना हो गया है। अगर हम ये कास्ट सेंसस करेंगे तो माइक्रो लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे आपके पास एक डेटा होगा, उस बेस पे आप फ्यूचर में भी रिकमेंड कर पाएंगे कि इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात ये भी तो हुई है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट की भी जो गाइडलाइन आई, ऑर्डर आया था कि अब आप जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अब आप अलग अलग कैटेगरीज में कर सकते हैं। तेलंगाना वगैरह में इसको लेके डिमांड हो रही थी। अब वो कैटेगराइजेशन भी आप कैसे करोगे? मान लीजिए जैसे अश्विन ने भी एग्जांपल दिया कि उसमें एक कम्युनिटी ज़्यादा अपर हैंड है, दूसरी आपने भी यही कहा कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है कोई ऊपर है नीचे, भले ही वो चाहे वो ओबीसी के अंदर हो चाहे वो शेड्यूल कास्ट के अंदर हो, उसमें भी कास्ट का ऊपर नीचे का सिस्टम है। अब उस बेस पे अगर आपके पास वो डेटा होगा तो उसमें भी आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अगर लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उस रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रही है, मतलब प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा ले रही है, और दूसरी जो कम्युनिटी है उसको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप विद इन उस ब्रैकेट एक वो कर सकते हो अगर आपके पास डेटा का एक बेस होगा। तो ये चीज़ें उसको बदलेंगी। दूसरी बात, जो बाबा ये कह रहे थे, जो डिमांड उठेगी कि ओबीसी के लिए अब लोकसभा में सीटों की मांग होगी, मुझे लगता है इस पे बहस पहले भी हुई होगी। संविधान में तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही लोकसभा में रिजर्वेशन मिला है। ओबीसी रिजर्वेशन का सवाल धीरे धीरे जिस तरह की हमारी राजनीति बदली है ना लोकसभा में, उसने उसको बदल दिया। अब आप रिप्रेजेंटेशन देखिए, पहले क्या होता था, सर्वर्ड कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा या लोकसभा में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब जब से 89-90s के बाद से जब से ओबीसी राजनीति का उभार हुआ, वो चीज़ बहुत तेज़ी से बदली है। मुझे नहीं लगता अब उसके लिए आरक्षण की ज़रूरत है। हाँ, महिलाओं के मामले में मैं सोचता हूँ कि वो एक चीज़ होगी जो जिस पर डिस्कशन होगा, क्योंकि ओबीसी के जो नेता हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई जो महिलाओं में अगर रिजर्वेशन होगा, अगर उसमें कास्ट नहीं लाएंगे, क्योंकि महिलाएं बहुत पिछड़ी हैं, तो क्या वो रिप्रेजेंटेशन में आगे आ पाएंगे? वो एक डिबेट का इशू हो सकता है। लेकिन लोकसभा या उस विधानसभाओं में ओबीसी की सीट्स रिजर्व करने की बात है। अब आज की बदली हुई राजनीति में शायद उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि उनको पड़ने वाली है। मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था इस चर्चा में। अभी तो सिर्फ एक लाइन की पर्ची निकालकर घोषणा की गई है कि जब भी सेंसस होगा तो उसमें कास्ट सेंसस भी किया जाएगा। क्या डिटेलिंग होगी, रिलीज डेटा होगा कि नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं आया, कब इम्प्लीमेंट होगा, क्या टाइमलाइन होगी, ये सब चीज़ें, और जिस डिटेल में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, मयंक जी ने, संजय जी ने, पूर्णेंदु ने, बाबा ने, अब मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये इस पहलू पर भी जाकर इस देश में चर्चा आने वाले दिनों में होने वाली है, जो कि होगी। मैं इसको घुमा फिरा के वापस आज की वर्तमान परिस्थिति में लेके आता हूँ कि क्यों ये घोषणा आज की गई, हम सबका विवेक क्या कहता है। पहली बात तो ये कि ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए पहलगाम को लेकर, जो मुझे लगता है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, कि बहुत ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। आप पाकिस्तान को ओवर अलर्ट कर दे रहे हैं, अगर आप कुछ करना चाह भी रहे हैं तो वो भी अपनी नेगोशिएटिंग पावर्स बढ़ा रहा है, चाइना उसके साथ खड़ा हो गया आज की डेट में, तो वहाँ से पूरा ध्यान हट जाए और एक माहौल ऐसा बने कि भारत में जीवन अब सामान्य हो गया है, और फिर जब मौका मिले तो आप धीरे से जब जो भी आपको कदम उठाना है रणनीतिक सामरिक, वो आप उठा सकते हैं। एक तो ये वजह। दूसरी सबसे बड़ी वजह है बिहार का चुनाव। आज से 6 महीने के अंदर बिहार का चुनाव होना है। हम अप्रैल में हैं, नवंबर में चुनाव होगा, अप्रैल भी ख़त्म ही हो गया, आज मई आ गई है। तो इन बिहार के चुनाव में, बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है सर, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिस तरीके से जाति जनगणना की बात कर रहे थे, वो बीजेपी चाहे कितना भी फॉर्मूला उसने अपनाया हो, पिछड़ों को आगे लाकर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी वहाँ पर हैं उप मुख्यमंत्री बनाने का, उसके बावजूद भी बीजेपी पे ये चस्पा रहा कि ये अगड़ों की पार्टी है। ये चस्पा, भले ही प्रधानमंत्री ओबीसी से हैं,
लेकिन ये चस्पा राष्ट्रपति आपने अनुसूचित जनजाति का दे दिया है, मतलब अति पिछड़ा समाज से आप लोगों को लेके आए, पर ये चस्पा हुआ है कि आप पिछड़ों की पार्टी नहीं है, आप अगड़ों की पार्टी है, क्योंकि आरएसएस में सब जो इतने सरसंघ चालक हुए वो सब अगड़े समाज से हुए। तो ये इस चीज़ को तोड़ना, इस मिथ को तोड़ना, और बीजेपी के लिए बिहार जीतना बहुत ही क्रिटिकल हो गया है उस वक्त में जब नीतीश कुमार और जेडीयू धीरे धीरे उनका डिक्लाइन दिख रहा है। हालांकि लोकसभा में बहुत अच्छा किया जेडीयू ने, मैं उसका श्रेय छीनना नहीं चाहूँगा, पर नीतीश जी की उम्र को देखते हुए बीजेपी को एक सहारा चाहिए होता है जेडीयू के तौर पर हमेशा बिहार में शासन करने का। अगर जेडीयू डिसइंटीग्रेट हो गई, खुदा ना खास्ता नीतीश जी को कुछ हो जाए तबीयत के मामले में, तो बीजेपी कैसे खड़ी होगी? बीजेपी को एक रास्ता चाहिए था, और अगर तेजस्वी के लिए नहीं माना होता आरजेडी के लिए, तो एक पक्की पकाई रोटी आरजेडी कांग्रेस के पास अब लेके जा रहे थे। हो सकता है कि 25 के चुनाव में नहीं होता, लेकिन 29 के चुनाव में या 30 के चुनाव में नुकसान हो जाता। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ही सोचा समझी तरीके से इस मामले को लाया गया है। इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, वो सेकेंडरी पर्पस है। फिलहाल के तौर पर तो राजनीतिक तौर पर अपने विरोधियों को मार देना है, ये बड़ा पर्पस था। आखिरी नोट, हाँ, बिहार चुनाव क्या आपको लगता है सिर्फ बिहार चुनाव या फ्यूचर कुछ और है? नहीं देखिए, बिहार चुनाव पे तो अब इस सरकार ने तो कह दिया कि कराएंगी। अब जैसा कि अभी बात भी हो रही थी कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, डेटा रिलीज़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या परिस्थिति बनेगी, अब ये तो सब कुछ भविष्य के गर्त में है। दूसरी बात यह है कि देखिए बिहार, ये डेटा वैसे भी 2 साल से पहले नहीं आएगा, जैसा कि मैं आपको भी कह भी रहा था कि 2027 से पहले नहीं आएगा। 2 साल में बहुत देश की राजनीति बदल जाएगी। देखिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है ना, वो कुछ बड़े जो अब तक आप उनके फैसलों को देखें, आप थोड़ा सा आप जाइए, चाहे आप देखें धारा 370 हटाने को लेकर है, अभी ये फैसला होगा। एक मैं बताऊंगा, एक फैसला और होगा, अभी कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है, और वन इलेक्शन वन नेशन भी है। अभी लोग उसके लिए भी तैयार रहे। जो आज़ादी के बाद से जो काम जो सिर्फ चुनावी नारों में था, वो ये सरकार कर रही है, और वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो एजेंडा है वो पूरा होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ महीनों में आप सुनेंगे उनका एजेंडा, या ये चाहते हैं कि हिस्ट्री में नाम लिखा रहे? हिस्ट्री में नाम लिखा जाए। वही घुमा फिरा के बात करता है कि अभी कॉमन सिविल कोड भी आएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो रिजर्वेशन, ये जो जाति जनगणना की बात है, सवाल ये है कि भाई देखिए जो आज़ादी के बाद से जो रिजर्वेशन मिला, मैं तो कहता हूँ कि भाई रिजर्वेशन खत्म तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि भाई जिन वर्ग के लिए वो रिजर्वेशन लाया गया था, उनको क्या सचमुच जो लोग नीडी थे उनको लाभ मिला। इसमें जो क्रीमी लेयर की बात होती है, क्या वो लागू हो पा रहा है? भाई अगर कोई आईएएस है तो उसके लड़के को क्यों मिलना चाहिए, या जो एक जो गरीब व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए? जब एक बार कोई आदमी एम्पावर हो गया, तो इस पे मुझे लगता है कि बड़े व्यापक एक बहस की ज़रूरत है रिजर्वेशन पे भी, क्योंकि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं तो रिजर्वेशन से है। उसमें क्रीमी लेयर का तो लागू है ही है ना। अगर आप उस इनकम लेवल से ऊपर हैं, ओबीसी में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में लागू नहीं है, लेकिन ओबीसी में तो लागू है ही है। SC की बात कर रहा हूँ कि नहीं लागू, मतलब उसका देखिए उसका उसमें लागू नहीं, सुनिए, उसमें लागू नहीं होने की एक वजह है, क्योंकि समाज का पिछड़ेपन का स्तर क्या है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में तो कई बार सीट्स फिल नहीं होती थी, ये स्थिति थी। जिस दिन वो आएगा वो चीजें होंगी, हो सकता है वहां भी लागू हो जाए। लेकिन अभी की स्थिति में वो उनके यहाँ पिछड़ापन ज्यादा है, तो आप वो लागू करने की स्थिति नहीं है। हाँ, लेकिन एक परिवार में जब कई आईएएस हो जाएं और रिजर्वेशन से हो जाएं, तो वो होता है कि जो रियल जो उसका पर्पस था, वो पर्पस नहीं, ईडब्ल्यूएस का कोटा तो देते हैं, वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर देखिए मुझे लगता है कि ये जातिगत जनगणना जो सरकार ने फैसला किया है, ये भी दूर की कौड़ी है, और इसके जब तक इसके पूरे व्यापक इसका जो आ नहीं जाए कि सरकार की क्या मंशा है, क्या इसमें वो कब करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या डेटा रिलीज होगा, कैसे होगा, तो मुझे लगता है कि उसके रूपरेखा का इंतजार करना चाहिए। अश्विनी, ये जो आरक्षण वाली सवाल जो सर भी मेरिट और इस तरह की बातें कर रहे थे, और शादाब भाई भी कुछ समीक्षा उसका इशारा कर रहे थे, आरक्षण को लेके बहुत चर्चा होती है। आरक्षण कोई देखिए आपका आर्थिक अपलिफ्टमेंट कार्यक्रम नहीं, आर्थिक उन्मूलन, हाँ, आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, वो नहीं था। वो आपको रिप्रेजेंटेशन देने की बात थी, इसलिए आरक्षण दिया गया, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं था, उनको समाज तो वो एक बात थी। और जो बात मेरिट और उसकी कर दी जाती है, आप देखिए कोई भी जॉब बिना एलिजिबिलिटी के आपको कभी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर किसी जॉब के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, अगर डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए, तो आप एमबीबीएस हो तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो उसको कुछ नहीं आता और आपने उसको रख दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये बोलते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो आदमी पूरा, देखिए वो
भले कंपटीशन नंबर तो कम इसलिए होता होता है है कि बस हाँ तो नंबर हाँ। कम इसलिए आप कंपटीशन कर रहे हो, वरना वो एलिजिबल तो है ही, उस व्यक्ति के लिए योग्य तो है ही, इसलिए उसको आप कर रहे हो। ठीक, तो आज की जो सरकार का फैसला है उसके दूरगामी कई परिणाम होंगे। अभी बहुत इनिशियल फेज है, इसलिए अभी बहुत कुछ जो यहाँ चर्चा हुई हो सकता है उसमें से आधी बातें सच निकले, हो सकता है पूरी बात सच निकले, हो सकता है इससे भी ज़्यादा कुछ हो सरकार के पिटारे में जो अभी तक खुला नहीं है। एक लाइन बोल दूं, आपने बहुत अच्छी बात की, दूरगामी परिणाम होंगे। 89-90 में वीपी सिंह ने मंडल कमंडल की बात की, उसके बाद से लेके अब तक 90 से लेके अब हम 2025 में हैं, बीते 35 सालों की राजनीति उसी के बेसिस पे चल रही है इस देश में। तो अगले 35 से 50 सालों की राजनीति अब इस फैसले पर होगी जो आज हुआ है। और वो जब फैसला लागू हो जाएगा तब वो ऑब्वियसली अपने- मतलब इसी फैसले के आधार पे होगी। तो ये चर्चा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इतना लंबा डिस्कशन 6 लोगों से शुरू हुआ और फिर 2-2 3-3 लोग बैठे थे, 2 लोग चले गए। तो ये चर्चा डिस्कशन बहुत लंबा है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों परिवारजनों को शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी भ्रांतियाँ हैं जनगणना को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, जो इस चर्चा से होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि दूर हुई होगी। तो कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।